स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर। लास्ट क्लास में हमने क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात की थी। उसके बाद कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे ओन मेंबर फंक्शंस को अपन कॉल करते हैं, ये सब डिस्कस अपन ने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था। तो आज की क्लास में अपन नया टॉपिक लेके आए हैं। अपना टॉपिक है, अपन आज बात कर रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या होता है स्टैटिक डेटा मेंबर, उसकी बात अपन कर रहे हैं। टॉपिक है अपना स्टैटिक डेटा मेंबर। C++ के अंदर क्या होते हैं ये स्टैटिक डेटा मेंबर, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन: वी कैन डिफाइन क्लास member static using static कीवर्ड। यानी किसी भी क्लास के मेंबर कौन होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो उनको आपको स्टैटिक बनाना है क्लास के मेंबर को, तो उसके लिए अपन यूज लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड का। यानी उस जो भी वेरिएबल है आपका, जो भी मेंबर, उसके आगे अपन कौन सा कीवर्ड लगा देंगे? स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे। उसके बाद when we declare a member of class, we declare a member of class as static. It means no matter how many objects of the class are created। यानी जब भी हम लोग किसी क्लास के मेंबर को स्टैटिक अगर डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब उस क्लास के अंदर, उस क्लास के थ्रू कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ऑब्जेक्ट उसका कोई मैटर अपने को नहीं करता। वो एज ए आपका डिफरेंट वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक मेंबर। यानी खाली स्टैटिक मेंबर की आपकी एक ही कॉपी उसमें क्रिएट होगी। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके स्टैटिक डेटा मेंबर के। वो अपन लिख लीजिए आप एक बार। तो क्या होते हैं, यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं अपन। स्टैटिक मेंबर हैज certain special characteristics। कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके स्टैटिक मेंबर की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिख सकते हैं इसमें। only one copy of that member only one copy of that member is created for the entire class and for the entire class and is created, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, and is shared by all the objects of that class no matter how many objects are created। ठीक है।
वो जो स्टैटिक मेंबर है उसके साथ जो द ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड is shared by all the objects of that class no matter how many objects are created। कितने भी अगर आपके ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, ओनली जो एक कॉपी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट आपका शेयर कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर वाला जो होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है स्टैटिक मेंबर के लिए वो रखना है अपने को, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0, it is initialized to 0 when first object of when the first object when the first object of its class is created। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, या उसके साथ ऐसे ये भी लिख सकते हैं अपन, नो अदर इनिशियलाइजेशन is permitted या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो वैल्यू पास करते हैं वही उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को असाइन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब भी आपका ऑब्जेक्ट जैसे आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो बाय डिफॉल्ट होता है जब आपका स्टैटिक टाइप का मेंबर है, डेटा मेंबर है तो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है वो है आपका it is visible only within the class but its lifetime is the entire program स्टैटिक डेटा मेंबर की अपन बात करें तो क्या होता है इसका थर्ड पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, ये विजिबल ओनली, ये क्या होता है विजिबल तो क्या होता है खाली क्लास के अंदर ही होता है, बट इसका जो लाइफ टाइम होता है वो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर होती है। अब देखो आगे अपन एक प्रोग्राम के थ्रू इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, या अपन इसकी बात करें स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करें अपन तो वी कैन डिफाइन अ क्लास मेंबर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, यानी जब भी किसी क्लास मेंबर को अपन को स्टैटिक बनाना होता है उसके लिए अपन कीवर्ड कौन सा यूज लेंगे, स्टैटिक टाइप का लेंगे। व्हेन वी डिक्लेयर अ मेंबर ऑफ क्लास स्टैटिक इट मींस नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी कितने ऑब्जेक्ट आपकी क्लास में क्रिएट हुए हैं उसका कोई मैटर नहीं करता अगर आपने स्टैटिक टाइप का डेटा मेंबर बनाया है तो। ठीक है, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक मेंबर, यानी एक कॉपी आपकी इसमें पूरे स्टैटिक मेंबर की बनेगी। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है, ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, ओनली वन कॉपी होती है जो आपके स्टैटिक टाइप के डेटा मेंबर की क्रिएट होती है। इट इज इनिशियलाइज्ड टू द 0, यानी हमेशा किससे होता है, ये इनिशियलाइज 0 से होता है जब भी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा उस क्लास के अंदर। और वो कैसे नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, यानी और भी उसको अदर जो इनिशियलाइजेशन होता है उसको आपको परमिटेड करने की जरूरत नहीं है। इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है पूरे प्रोग्राम में होती है, लेकिन इसको विजिबल कहाँ पे होता है ओनली, यानी जो डेटा एडिंग होती है कहाँ पे, ओनली उसके क्लास के अंदर ही होती है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, आगे इसके एक प्रोग्राम ले लेते हैं अपन, उससे अपन और क्लियर हो जाएंगे इसका एग्जांपल कि कैसे अपने को स्टैटिक डेटा जो आपका मेंबर होता है उसका प्रोग्राम होता है। तो देखो प्रोग्राम क्या है अपने पास, सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं अपन, तो हैश इंक्लूड iostream .h। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बना रहे हैं अपन, यहाँ पे क्लास सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर उसको समझेंगे अपन। क्लास बना रहे हैं अपन, मान लीजिए एक आइटम नाम से एक क्लास बनाती। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक टाइप के अपन वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, डेटा मेंबर का मतलब कोई अलग चीज नहीं होती, खाली वेरिएबल ही होते हैं आपके, स्टैटिक और इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है, और काउंट नाम से अपन ने क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इंटीजर नंबर नाम से एक और वेरिएबल ले लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद
ये दोनों प्राइवेट टाइप के आपके इसलिए। फिर पब्लिक टाइप का अपन ने एक्सेस स्पेसिफायर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे अपन कर रहे हैं एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, void गेट डेटा नाम से फंक्शन ले रहे हैं अपन, void गेट डेटा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट ले लेते हैं अपन एक इंटीजर ए टाइप का, ठीक है। उसके बाद इसको यहीं पे भी डिफाइन कर लेते हैं अपन इसी क्लास के अंदर ही। तो क्या करेंगे अपन, जो नंबर जो आपका वेरिएबल ले लिया अपन ने, तो नंबर इक्वल्स टू ए, यानी ए में जो भी वैल्यू है वो नंबर को असाइन हो जाए। उसके बाद जो काउंट की वैल्यू है जो स्टैटिक टाइप का है उसको अपन ने प्लस प्लस यानी एक का इंक्रीमेंट अपन ने यहाँ पे कर दिया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे अपन कर रहे हैं void, एक फंक्शन और बना लेते हैं void गेट काउंट नाम से, ठीक है। ये आपका विदाउट आर्गुमेंट का फंक्शन ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ये क्या करेगा, सी आउट काउंट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है वो अपन ये प्रिंट करने का काम करेगा, सी आउट काउंट, ठीक है। ये काम हो गया और ये अपन ने क्लास अपन ने एंड कर दी। अब इस क्लास के बाहर अपने को क्या करना आगे तो देख लेते हैं अपन। इसी प्रोग्राम को आगे मैं पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे स्टार्ट करें अपन। अब इंटीजर रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद ये आइटम नाम की क्लास है आपकी और यहाँ पे ये काउंट वाला वेरिएबल है, ये काउंट वाला स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद अपन मेन फंक्शन ले लेते हैं, तो इंटीजर मेन, तीन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। ये क्लास का नेम आइटम, ठीक है। उसके बाद a b c तीन अपन ने यहाँ पे ले लिए ऑब्जेक्ट ले लिए। फिर a ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे गेट काउंट को, गेट काउंट, ठीक है। ये एक बार अपन ने इसको कॉल कर लिया। फिर क्या कर रहे हैं अपन आगे b ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपन क्या कर रहे हैं गेट काउंट को कॉल कर रहे हैं सेकंड टाइम, ठीक है। और c ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे गेट काउंट को कॉल कर लिया, तीन बार अपन ने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ एक्चुअल में इनका इनिशियलाइजेशन हुआ। फिर मैं पूरा इसमें पूरा प्रोग्राम को समझा दूंगा आपको, एक बार अपन लिख लेते हैं इसको। उसके बाद आगे देख लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, a डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसमें और वैल्यू दे रहे हैं अपन 100 फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद b डॉट गेट डेटा, इसमें वैल्यू दे रहे हैं अपन 200, और c डॉट गेट डेटा, इसमें वैल्यू दे दी अपन ने 300, ओके। देन आगे चल रहे अपन सी आउट, यहाँ पे लिख रहे अपन आफ्टर रीडिंग डेटा, ठीक है। डबल कोट कर दिया इसको मैंने। उसके बाद a डॉट गेट काउंट, फर्स्ट टाइम कॉल किया। फिर b ऑब्जेक्ट के थ्रू भी गेट काउंट एंड c ऑब्जेक्ट के थ्रू भी गेट काउंट, ठीक है। तीन बार कॉल कर लिया अपन ने। और लास्ट में आपका इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो रिटर्न 0 और इसको अपने फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए अपन इस पूरे प्रोग्राम को समझ लेते हैं सब अच्छी तरह से। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले ये आपकी हेडर फाइल है, क्लास बनाई अपन ने आइटम नाम से। फिर स्टैटिक इंटीजर टाइप का आपका ये काउंट फंक्शन अपन ने इसमें बनाया और इंटीजर नंबर नाम से एक वेरिएबल अपन ने ले लिया। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले तो दो फंक्शन अपन यहाँ पे डिफाइन कर लिए। फर्स्ट किया अपन ने void गेट डेटा, इंटीजर ए वैल्यू ले ली, ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो नंबर को असाइन हो जाएगी और काउंट की जो भी वैल्यू है करंट वैल्यू वो उसमें वो प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद गेट काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी काउंट की वैल्यू उसको प्रिंट करने का काम आपका ये गेट काउंट फंक्शन ये कर लेगा। अब कोई भी प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है अपन जानते हैं अच्छी तरह से किससे होता है, आपका ये मेन फंक्शन से होता है। अब मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ तो आइटम नाम से तीन ऑब्जेक्ट अपन ने बना लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे देखो,
ए ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट काउंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंट जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पे जो काउंट है, ठीक है, ये किसका मेंबर है? आपका गेट डेटा का फंक्शन है, और यहाँ पे गेट काउंट कॉल कर रहे हैं। तो काउंट किस टाइप का वेरिएबल है? एक्चुअल में देखा जाए तो आपका स्टैटिक टाइप का है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक इंटीजर काउंट, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने उसकी डेफिनेशन के अंदर लिख रखा है। ठीक है, तो ये काम करने से अपन ने क्या होगा? काउंट इज इनिशियलाइज्ड टू 0, इज इनिशियलाइज्ड टू 0, यानी काउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर अपन इसमें ये गेट काउंट, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे? इस फंक्शन को कॉल करने से 0 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या होगा? देखो आगे फिर क्या किया अपन ने? ए ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा, और गेट डेटा को वैल्यू दे दी 100। ठीक है, तो गेट डेटा पे वैल्यू क्या देती है? 100। तो ये वैल्यू 100 वैल्यू कहाँ जाएगी? इस ए वेरिएबल को जाएगी, और नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, और काउंट प्लस प्लस, यानी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी देखो काउंट की वैल्यू क्या अपने पास? 0 है, तो 0 में प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? अभी ये 1 हो चुका है। यहाँ पे आपकी क्या हो चुकी है? वैल्यू 1 हो चुकी है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तब। उसके बाद देखो सेकंड टाइम कॉल हुआ गेट डेटा के थ्रू 200 वैल्यू है। 200 किसकी वैल्यू होगी? आपकी ए की। ठीक है, और नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है? आपकी 200 हो चुकी है, और काउंट प्लस प्लस, यानी अभी वैल्यू क्या थी? 1, तो अब क्या हो चुकी है इसकी वैल्यू? 2। काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आपकी 2 हो चुकी है। अगेन अपन वापस सी डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 300। ए की वैल्यू होगी 300, और नंबर की वैल्यू होगी आपकी 300। ठीक है, काउंट की वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट, तो आपकी काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? आपकी 3 हो चुकी है, यानी काउंट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? आपकी 3 हो चुकी है। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू क्या है काउंट की? आपकी 3। अब अगेन क्या हुआ? ये सी लाइन का आउटपुट आया, तो आउटपुट आएगा आफ्टर रीडिंग डेटा, ये लिखा हुआ आएगा आपका स्क्रीन के ऊपर। और क्या लिखा आएगा? गेट इसके थ्रू, ए के थ्रू आपका गेट काउंट फंक्शन कॉल हुआ, तो फर्स्ट टाइम ये कॉल आपका ये कॉल हुआ, तो फर्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ आएगा आपका आउटपुट के अंदर? काउंट, और क्या आएगा आगे? 3 लिखा हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 000 आ जाएगी 3 बार, और सेकंड टाइम क्या आएगा? काउंट 3। उसके बाद बी डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, तब भी क्या होगा आपका? काउंट 3। और थर्ड टाइम जब कॉल होगा सी के थ्रू, तब भी क्या होगा? काउंट 3। इन 3 बार इस तरह से लिखा आएगा। तो इस तरह से क्या किया अपन ने? स्टैटिक डेटा मेंबर को फंक्शन को समझा। फर्स्ट टाइम तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी? काउंट 000, फिर सेकंड टाइम क्या होगी? काउंट 333। 3 बार आपकी इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है आपका क्या होता है? स्टैटिक डेटा मेंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के। तो अपना टॉपिक अगला स्टैटिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन। पहले अपन ने स्टैटिक डेटा मेंबर की बात की थी, अब अपन स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली access static data member comma other static member functions and any other other functions from outside the class। यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जो खाली स्टैटिक डेटा मेंबर है उनको ही एक्सेस करते हैं। ठीक है, एंड कोई अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो क्लास के बाहर जो आपके अदर फंक्शन है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू? स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू। ये अपने को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है उनके अपने को ध्यान रखना है स्टैटिक मेंबर के लिए। तो स्टैटिक फंक्शन सॉरी स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन has some प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अपने को ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैटिक
A static function can be accessed. Function can be accessed only by the other static data member, other static data member और जिनको अपन क्या कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, वेरिएबल एंड फंक्शन declared in the class, declared in the class। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखनी है अपने को। दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी है स्टैटिक फंक्शन, static functions is called using class name instead of object name, a static function, sorry यहाँ पे लिख दीजिएगा function, a static function is called using class name instead of object name की जगह क्या लेंगे अपन, इसका क्लास का नेम यूज लेंगे static function की तरह के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो अपन लिखा जाएगा वो कैसे अपन का डिक्लेयर करेंगे, अपन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू वो लिखा जाएगा हमेशा। सबसे पहले क्लास का नेम लिखा जाएगा आपका, क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम। इस तरह से हमेशा ये कॉल होगा आपका स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, क्लास का नेम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम के थ्रू, फंक्शन के नेम के थ्रू आपका क्या होगा, वो कॉल होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है, उससे अपन और अच्छी तरह से समझ लेंगे। प्रोग्राम लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं अपन, यहाँ पे क्लास, और क्लास बना रहे अपन मान लीजिए टेस्ट नाम से, एक मैंने क्लास बना दी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इंटीजर कोड नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और स्टैटिक डेटा मेंबर अपन मान लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक, इसके बाद इंटीजर और काउंट नाम से अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया जो है स्टैटिक टाइप का। ठीक है, उसके बाद पब्लिक टाइप का एक एक्सेस स्पेसिफायर लेने अपन यहाँ पे, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेते हैं void, और यहाँ पे ले रहे हैं अपन सेट कोड नाम से एक अपन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और इस फंक्शन के अंदर अपन लिख रहे हैं कोड जो आपका वेरिएबल है उसको वैल्यू दे रहे हैं अपन। कोड को क्या वैल्यू देंगे अपन, जो भी काउंट की वैल्यू आएगी उसको प्लस प्लस करके, यानी उसमें एक पहले से बढ़ा के काउंट की वैल्यू को अपन इसमें असाइन कर देंगे, और जब भी इनिशियलाइज होगा तब काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। उस केस के लिए अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन और बना रहे हैं अपन void शो कोड नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं अपन। ये क्या करेगा, शो कोड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर है, यहाँ पे क्या करेगा, जब भी ये कॉल होगा तब यहाँ पे लिख रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट नंबर। ठीक है, और जो भी कोड की वैल्यू है उसको अपन ना प्रिंट करने का काम ये करेगा। ठीक है, उसके बाद देन आगे नेक्स्ट अपन कर रहे हैं बात, इसमें ये हो गया। अब आगे अपन कर रहे हैं स्टैटिक void शो काउंट नाम से अपन फंक्शन बना रहे हैं। ये क्या है आपका, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, सॉरी स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इस नाम से अपन बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, काउंट की जो वैल्यू है, काउंट, सॉरी इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सी आउट लिखना है अपने को, सी आउट काउंट, जो भी काउंट की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे अपन, यहाँ पे काउंट, यहाँ पे अपन ने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक, और ये तो आपका फंक्शन का एंड हो गया, और यहाँ पे अपन ने क्लास का एंड कर दिया। अब आगे चलते हैं अपन, आगे बात कर रहे हैं अपन इसमें मेन फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं।
इसको मैं 2 पार्टीशन में कर लेता हूँ पहले तो। इसमें एक पार्टीशन कर दिया मैंने इसका। अब आगे देखते हैं अपन इंटीजर टेस्ट आपकी क्लास का नेम है, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और काउंट जो है अपना स्टैटिक टाइप का डेटा मेंबर, इसके लिए अपन ने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब आगे देख रहे हैं अपन मेन फंक्शन बना लेते हैं। इंटीजर मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन टेस्ट से, T1, T2 नाम से अपन ने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहे हैं अपन, T1 ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट कोड जो है आपका फंक्शन, उसको अपन कॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद T2 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपन ने एक बार और दोबारा कॉल कर लिया अपन ने सेट कोड फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद अपन से जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन कौन सा आपका शो काउंट नाम से अपन ने स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर लेते हैं अपन। तो टेस्ट क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो अपना तरीका है कॉल करने का, फिर अपन कर रहे हैं शो काउंट। ये किस टाइप का है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है इसलिए इसको अपन ने कॉल कर लिया। उसके बाद अगेन एक और ऑब्जेक्ट बना रहे अपन टेस्ट नाम से, T3 ऑब्जेक्ट एक और बना लिया। फिर T3 के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर T3 डॉट सेट कोड फंक्शन को भी अपन ने कॉल कर लिया अगेन एक बार और, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं अपन, आगे कर रहे हैं अपन टेस्ट आपकी क्लास है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और शो काउंट जो आपका स्टैटिक टाइप का है उसको अगेन अपन एक बार और इसमें कॉल करने वाले हैं। ये शो काउंट एक बार अगेन कॉल कर लिया। फिर आगे क्या करें अपन, तीनों ऑब्जेक्ट अपने पास T1 डॉट शो कोड, शो कोड फंक्शन कॉल कर लिया एक बार। फिर T2 के थ्रू भी अपन ने क्या कर दिया, शो कोड फंक्शन कॉल कर लिया। और अगेन T3 के थ्रू भी अपन ने एक बार और शो कोड फंक्शन कॉल कर लिया। 3 बार अपन ने इसको कॉल कर लिया। आपका रिटर्न 0 कर लेंगे अपन, इंटीजर टाइप का फंक्शन है इसलिए लास्ट में आपका मेन। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा इसकी बात कर लेते हैं अपन। वर्क आपका ये इस तरह से करेगा। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले अपन ने क्लास बनाई है यहाँ पे, ये क्लास बनाई अपन ने टेस्ट नाम से, इंटीजर कोड एक वेरिएबल ले लिया और स्टैटिक इंटीजर काउंट ये आपका एक स्टैटिक टाइप का डेटा मेंबर ले लिया। तो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी उस केस में। फिर आगे क्या होगा आपका सेट कोड फंक्शन कॉल होगा, और जब भी फर्स्ट टाइम कॉल होगा तब काउंट की वैल्यू अभी 0 प्लस प्लस होती क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू 2, इस तरह से आगे चलता रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट नंबर क्या करेगा, जो कोड की वैल्यू है यहाँ पे, जो कोड की वैल्यू है उसको प्रिंट करने का काम करेगा ये ऑब्जेक्ट नंबर, यानी शो कोड वाला फंक्शन आपका ये कोड की वैल्यू प्रिंट करने का काम करेगा। फिर ये देखो स्टैटिक आपका फंक्शन है आपका स्टैटिक टाइप का शो फंक्शन, ये क्या करेगा काउंट की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा, और काउंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी। अब कोई भी प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है आपका मेन फंक्शन के थ्रू होगा। ये आपका क्या हो गया मेन फंक्शन। अब सबसे पहले क्या किया अपन ने, टेस्ट जो आपकी क्लास है उसके थ्रू 2 ऑब्जेक्ट बनाए T1 और T2। अब T1 और T2 के थ्रू जैसे ऑब्जेक्ट बने तो क्या हो गया आपका, इस जो काउंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इसकी 0 इनिशियलाइज होगी। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बने तो इसकी 0 क्या होगी इनिशियलाइज होगी, 0 और 1 ये आपका हो चुका है, ठीक है। अब 0 और 1 इसकी वैल्यू हो चुकी, 2 ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो T1 डॉट सेट कोड आपका फंक्शन कॉल हुआ, सेट कोड फंक्शन होती है ये फंक्शन कॉल हुआ, काउंट की वैल्यू क्या होगी 0, तो प्लस प्लस 0 क्या होता है 1, यानी कोड की वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए क्या बन चुकी है यहाँ पे 1 हो चुकी है, जब ये फर्स्ट T1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका सेट कोड फंक्शन कॉल हुआ तब। फिर अगेन क्या हुआ, T2 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी सेट कोड अगेन कॉल हुआ, तभी काउंट की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, तो प्लस प्लस 1 क्या हो गया 2, तो कोड की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 2 हो चुकी है, ठीक है। अभी कोड की वैल्यू क्या अपने पास 2 है, तो कोड की वैल्यू हो चुकी है 2। अब आगे देखो टेस्ट क्लास के थ्रू शो काउंट फंक्शन अपन ने कॉल किया, क्या किया अपन ने शो काउंट फंक्शन कॉल किया, यानी शो काउंट कौन सा ये फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या आएगा अपने पास आउटपुट फर्स्ट टाइम पे, अभी काउंट की वैल्यू क्या अपने पास 2, तो फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू आएगी आपकी काउंट 2, ठीक है अगेन, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू ये कॉल हुआ तब, और उसके बाद आगे अपन आगे वापस, ठीक है, काउंट 3, ये क्या हुआ क्योंकि अपन ने इसको क्या किया 2 बार कॉल किया इसलिए, क्योंकि 2 बार कॉल हुआ यहाँ पे तो ये 2 बार इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब आगे चलते अपन, ये शो काउंट को अपन ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो जब फर्स्ट टाइम जब अपन ने क्या किया था इसको
कॉल किया था तब क्या होता है, इसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 प्लस प्लस क्या हो गया 1, तो फर्स्ट टाइम में कोड की वैल्यू क्या होती है 1 हो गई थी। तो T1 ऑब्जेक्ट के थ्रू शो कोड फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, शो कोड, यानी ये फंक्शन कॉल हुआ, तब आपका सबसे पहले क्या लिखा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1, यानी कोड की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा आपका 1। फिर T2 के थ्रू आपका सेकंड टाइम कॉल हुआ तो कोड की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। थर्ड टाइम कॉल हुआ T3 के थ्रू तो शो कोड की वैल्यू हुई, तो यहाँ पे कोड की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो आपके सेकंड लाइन में क्या आंसर आएंगे आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3, ये इसका आउटपुट आएगा आपका इस प्रोग्राम का। तो ये बात की थी अपन ने किसके, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं अपन, वो है आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला टॉपिक है अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके उनका एरे अपने को कैसे क्रिएट करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स का एरे अपने को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या लिखना है आपने इसको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास represent a single record in memory if we want to more than one record of a class type we have to create an array of class और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सिमिलर टाइप के अपने को करना है जब अपने सिमिलर टाइप के अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तब अपन क्या बनाएंगे, अपन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी सिंटेक्स की बात करें तो कैसे आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये अपने को अच्छी तरह से बताएं। तो एक सिंटेक्स अपन लिख लेते हैं, उससे अपने को और क्लियर हो जाएगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में। तो मान लीजिए अपन क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं अपन, क्लास लिखते हैं सबसे पहले और फिर क्या लिखते हैं अपन, क्लास का नेम, ऐसे क्रिएट करते हैं क्लास कीवर्ड और फिर क्लास का नेम। फिर अगेन अंदर क्या होगा आपके डेटा टाइप फर्स्ट डेटा टाइप है वो, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन वेरिएबल, ऐसे ही करते हैं अपन। फिर डेटा टाइप 2 सेकंड डेटा टाइप और फिर सेकंड वेरिएबल अपन इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी आपको डेटा टाइप क्रिएट करना है वैसे अपन करते थे। फिर डेटा टाइप वेरिएबल, यानी जितने भी वेरिएबल अपने को लेने अपन इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फंक्शन की बात करें तो कैसे कर सकते हैं अपन, मेथड अपन बात करें तो मेथड 1, ठीक है, मेथड 2, इस तरह से अपन मेथड n, इस तरह से अपन लॉट ऑफ मेथड्स और वेरिएबल अपन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास एंड हो गया। फिर अब अपने को क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्लास क्या बने अपने, ये क्लास का नेम था, इस क्लास के नेम से अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नेम, जो भी आपका क्लास का नेम है वो, फिर अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी ऑब्जेक्ट रखना है आपको, और यहाँ पे लगा देंगे अपन साइज, ये साइज किसकी, एरे की साइज है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जितनी साइज रखी उतने ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे सेम नेम से उस क्लास के। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, किसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनका एरे बना सकते हैं। तो इस तरह इस पे बेस्ड अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो क्या बनाएगा, आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपका वो प्रोग्राम होगा। तो ये जो फीचर्स अपन ने बताए यहाँ पे इस सिंटेक्स के अंदर, ये फीचर्स अगर आपके किसी प्रोग्राम के अंदर कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा प्रोग्राम क्या है, आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको अपन मान सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अपन एक प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपन क्लास से ही डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास एम्प्लॉय नाम से अपन एक क्लास बना देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, एम्प्लॉय नाम से क्लास बना दी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, इंटीजर आईडी अपन ने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना रहे अपन, जो ले रहे हैं अपन नेम का, जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके नेम हो जाएंगे इसमें, और 25 साइज अपन ने उस एरे की देती है जिसमें अपन नाम नेम को स्टोर करेंगे। फिर इंटीजर में उनकी एज ले लेंगे जो भी एम्प्लॉय है उनकी, और लॉन्ग में अपन ले लेते हैं उनकी सैलरी, ठीक है। ये एक अपन ने क्लास बना रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन, देखो ये होगी सैलरी। अब ये तो था आपका प्राइवेट टाइप के मेंबर फंक्शन, और पब्लिक टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर लेकर अपन ले रहे हैं यहाँ पे void get data नाम से एक फंक्शन ले रहे हैं, void get data। ये फंक्शन क्या करेगा आपका, सबसे जब भी ये कॉल होगा तब सी आउट के अंदर अपन लिख रहे हैं यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय आईडी। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और जब भी आपसे पूछेगा तब आपको क्या करानी है, उसकी एम्प्लॉय की आईडी, तो आईडी की जो वेरिएबल है उसके अंदर आपको स्टोर करानी है। फिर सेकंड टाइम पूछेगा आपका सी आउट एंटर एम्प्लॉय नेम। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है, तो सी इन के अंदर आपको क्या करना है, उसका नेम आपको डाल देना है, तो वो आपका नेम वाले एरिया में चला जाएगा। फिर सी आउट थर्ड के लिए पूछेगा आपका एंटर एम्प्लॉय एज, एंटर एम्प्लॉय एज, ठीक है। सी इन के थ्रू आपको एज आपको एंटर करनी है, इंटीजर टाइप की हो जाएगी। उसके बाद आगे चलने अपन, आगे क्या पूछेगा आपसे, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, सी इन और सैलरी में आपको एंटर कर देना। ये कब होगा ये चारों काम, जब आपका क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है आपका, कौन सा फंक्शन, गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल होगा, तब ये चारों वैल्यूज आपसे पूछेगा और उन चारों वैल्यू को आपको एंटर करना है। फिर आगे देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पे आगे, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपन, एक लाइन खींच देते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, देखो void पुट डेटा नाम से अपन एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, पुट डेटा। ये क्या करेगा आपका, सी आउट स्लैश एन आईडी, ठीक है। उसके बाद नेम और एज और सैलरी, ये चारों जो वैल्यू है वो एक साथ प्रिंट करने का काम ये कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्लोज कर दिया अपन ने। मेन फंक्शन ले लेते अपन, void main, मेन फंक्शन आपका ये क्या करेगा, मेन फंक्शन सबसे पहले इंटीजर आई एक वेरिएबल ले लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन जो क्लास बनाई अपन ने एम्प्लॉय वाली क्लास जो बनाई है अपने, यहाँ पे देख लीजिए ये वाली क्लास, इस क्लास का अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय, और कैपिटल ई नाम से अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे अपन ने बना दिया 3 साइज का, मतलब 3 जो आपकी साइज है उसका आपका एरे अपन ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। जिसको अपन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो एक एरे बना लिया अपन ने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आगे अपन क्या कर रहे हैं देखो, फॉर लूप ले लिया एक अपन ने, आई की वैल्यू 0 जो आई लिया इसकी, आई इज लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस अपन लूप चलाएंगे। सी आउट सबसे पूछा जाएगा आपका एंटर डिटेल, क्या क्या डिटेल करनी है अपने को, फॉर अगेन लूप चला लेते हैं,
I equals to 0, I less than 3 and I plus plus। ठीक है, उसके बाद E of I डॉट गेट डेटा। गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार इसको, ये हो गया आपका गेट डेटा फंक्शन कॉल हो गया आपका इस जो ये आपका ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू। उसके बाद आगे अपन लिखते हैं, अपन इसमें आगे सी आउट फंक्शन, सी आउट ले लेते हैं अपन, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डिटेल है वो क्या आएगी उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो इसको कॉल करने के लिए भी सेम फार्मूला, लूप लगा लेते हैं अपन, बार बार अपन लिखने के बजाय। तो एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद ई ऑब्जेक्ट जिसे आपका एरे हो गया, डॉट पुट डेटा जो अपन ने फंक्शन क्रिएट किया था उसको अपन ने कॉल कर दिया 3 बार। ठीक है, जब 3 बार लूप चलेगा तो वो 3 बार आपका ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मेन फंक्शन क्लोज। ठीक है, तो ये अपन ने सिंपल सा प्रोग्राम किया। तो देखो सबसे पहले जैसे आपका प्रोग्राम रन होता है, कोई भी प्रोग्राम हमेशा कहाँ से रन होता है, मेन फंक्शन के थ्रू। तो ये रहा आपका मेन फंक्शन। ठीक है, कहाँ रहा है आपका ये मेन फंक्शन, ये आपका क्या है, मेन फंक्शन। ठीक है, इंटीजर आई एक वेरिएबल ले लिया, एम्प्लॉय ई, यानी एम्प्लॉय तो क्या है आपकी क्लास है, और ई क्या बनाया ऑब्जेक्ट, और कितने बनाए अपन ने 3। 3 का मतलब 0 1 2 3। ठीक है, क्योंकि कोई भी एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 3 अपन ने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिए, सॉरी 3 अपन ने क्या बना दिया, एरे की साइज ले ली। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा। लूप कहाँ से होगा, आपकी आई की वैल्यू क्या है 0, आई इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, और आई प्लस प्लस ले लिया। सी आउट में क्या आएगा, एंटर डिटेल लिखा होगा सबसे पहले आपके पास मैसेज, और सबसे पहले कॉल होगा ई के थ्रू, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 और जो आपका है वैल्यू उसके थ्रू गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। तो कैसे कॉल होगा, ई 0 और गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। गेट डेटा फंक्शन जैसे कॉल होगा तब कहाँ पे कॉल होगा आपका ये फंक्शन, ये रहा गेट डेटा फंक्शन, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉल होगा, सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे पास, एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो आपको क्या एंटर करनी है, आईडी। तो सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो मान लीजिए आपने एम्प्लॉय आईडी एंटर कर दी 101। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपका एंटर एम्प्लॉय नेम, तो मान लीजिए आपने नेम एंटर कर दिया सुरेश। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा एम्प्लॉय, एंटर एम्प्लॉय एज, आपने एज एंटर कर दी मान लीजिए 25। और मान फिर आपका 4 टाइम पूछेगा एंटर एम्प्लॉय सैलरी, तो आपने सैलरी एंटर कर दी इसकी 45,000। ये 4 वैल्यू अपन ने पुट कर दी जब फर्स्ट टाइम ये आपका चला लूप तब। ठीक है, उसके बाद जैसे इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, तो इसकी आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। 1 के थ्रू क्या होगा, गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। अगेन ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ आपका ये। फिर ये चारों डिटेल मांगी आपसे, तो अपन ने सेकंड एम्प्लॉय की चारों डिटेल पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 के बाद 2, तो ई के साथ ई के बाद 2 एड्रेस के थ्रू आपका गेट डेटा फंक्शन अगेन कॉल हुआ। उसके बाद थर्ड वाले एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम, एज और सैलरी, यानी तीसरी बार ये कॉल हो चुका है। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, जैसे 3 हो गई तो क्या होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होते आप बाहर आ जाओगे। फिर अगला मैसेज आएगा आपका कि डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा आपका, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0, आई इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो ई ऑब्जेक्ट का जो 0 आपका पोजीशन की जो आपका एरे की पोजीशन है उसके थ्रू पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा। पुट डेटा फंक्शन क्या कहता है आपका, पुट डेटा फंक्शन आपका ये रहा। इस ये क्या करेगा, आपकी जो फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी है, फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम है, फर्स्ट एम्प्लॉय की एज और सैलरी, इस तरह से एक लाइन में ये प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा आगे, अगेन लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे लूप की वैल्यू क्या होगी 1, तो ई ऑब्जेक्ट की 1 पोजीशन के थ्रू पुट डेटा फंक्शन अगेन कॉल होगा। तो जो अपन ने सेकंड वाले एम्प्लॉय की डिटेल डाली वो हो जाएगी इस तरह से। फिर आपके पास होगा इस तरह से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू पुट डेटा फंक्शन अगेन कॉल होगा। तो ये तीसरी बार कॉल होती है, तीसरे जो एम्प्लॉय उसकी डिटेल इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम आपका इस तरह से चलेगा। तो ये अपन ने बात की थी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि किस तरह से अपने को ऑब्जेक्ट का एरे बनाना है। तो अपना का जो मेन टारगेट है वो टारगेट आपका इस तरह से पूरा हो रहा है। ये जो है आपका ये क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट का एरे अपन इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, और उस एरे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने एक एक फंक्शन को कॉल किया और एक एक अपने उस वैल्यू को प्रिंट किया। तो ये इस टॉपिक की बात हुई अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं अपन, अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें अपने को क्या करना, ऑब्जेक्ट कैसे पास करना है। तो अपना टॉपिक है अपना ऑब्जेक्ट एज एन
आर्ग्यूमेंट। जैसे फंक्शन के अंदर अपन क्या लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, तो उन पैरामीटर के अंदर अभी तक अपन ने कोई वेरिएबल या वेरिएबल की वैल्यूज पास करते हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस का अपन कंसेप्ट पुट करते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को कैसे उसके आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट पास करना है वो अपन आगे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरे डेटा टाइप होते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट में बी यूज, एज ऑब्जेक्ट में बी यूज्ड एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जैसे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होते हैं, ऐसे अपने को ऑब्जेक्ट को एज यूज करना है। ये अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने पास अ कॉपी ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट, एंटायर ऑब्जेक्ट इज passed to the function, passed to the function। उसके बाद only the address, only the address of the object transferred transferred to the function। ठीक है, इसको अपन और भी अगर इसको बात करें अपन आगे इसकी डिटेल में, तो अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट मेथड is called call by value। ठीक है, और जो अपना सेकंड मेथड है, द सेकंड मेथड is called call by reference। इस तरह से कि अपन इसको समझ सकते हैं। इसको फर्स्ट को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो अपना फंक्शन को कॉल करने के तरीके हैं उसको अपन इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कैसे अपने को एज ए फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं उनको एज ए अपन ऑब्जेक्ट उसमें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं, यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए क्लास बना दी अपन ने, एक डेमो नाम से क्लास बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। प्राइवेट टाइप का अगर अपन एक्सेस स्पेसिफायर ले रहे हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया अपन ने इंटीजर ए, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, पब्लिक सेट नाम से एक अपन फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, और इंटीजर एक्स इसका एक आर्गुमेंट ले लिया। ठीक है, जब भी ये कॉल होगा सेट वाला फंक्शन, जो एक्स के अंदर वैल्यू आएगी वो ए को असाइन हो जाएगी। ये जब ये एक्टिविटी होगी जब आपका ये फंक्शन कॉल होगा तब। उसके बाद आगे देख रहे हैं अपन, तो void, ठीक है, सम नाम से एक फंक्शन कर रहे हैं, और इसके अंदर पास जो कर रहे हैं अपन यहाँ पे देखोगे लिख रहे हैं डेमो। डेमो क्या है, अपने क्लास का नेम है, और ob1 यानी ऑब्जेक्ट 1 कोमा डेमो ob2। यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, ये एज फंक्शन के आर्गुमेंट में अपन ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट पास यहाँ पे कर दिया। अब ऑब्जेक्ट टाइप के अगर आर्गुमेंट है तो वैल्यू पे आपकी किस तरह से आएगी, तो ए में वैल्यू जो जाएगी वो क्या जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू जो ए की वैल्यू होगी वो ए को असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। ठीक है, और क्या होगा, प्लस करेंगे अपन ob2 डॉट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू जो ए की वैल्यू आएगी वो इस ए को असाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन और बना लेते हैं अपन, void प्रिंट नाम से अपन ने एक फंक्शन बना दिया, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन आपका सी आउट
वैल्यू ऑफ ए, जो भी ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू अपन ने प्रिंट कर देंगे इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, ये तो काम हो गया आपके फंक्शंस का और वेरिएबल का। आगे अपन क्या कर लेते हैं, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं अपना। तो मेन फंक्शन इस तरह से क्रिएट करेंगे अपन, इंटीजर मेन, इसको आगे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। इंटीजर मेन फंक्शन है आपका। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अपन उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डेमो D1 एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर डेमो D2 एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, और डेमो D3, 3 ऑब्जेक्ट अपन ने इसमें क्रिएट कर लिए। ठीक है, उसके बाद वैल्यू अगर अपने को असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ एक। ठीक है, असाइनिंग वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, असाइनिंग वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, D1 जो ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, D1 डॉट सेट आपका फंक्शन था, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी अपन ने 10 वैल्यू पास करके इसको कॉल कर दिया, और D2 के थ्रू भी अपन ने सेट फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें वैल्यू पास कर दी अपन ने 20। ठीक है, उसके बाद अगेन एक कमेंट लाइन और डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, वो है आपका पासिंग ऑब्जेक्ट D1 एंड पासिंग ऑब्जेक्ट D1 एंड D2। ठीक है, और ये कर रहे हैं अपन आगे D3 ऑब्जेक्ट के थ्रू सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे पास कर रहे हैं अपन D1 कोमा D1 कोमा D2। ठीक है, यहाँ पे देखो सम फंक्शन के अंदर अपन D1 और D2 दोनों ऑब्जेक्ट को पास किए, यहाँ पे वैल्यू पास करने के तो अपन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं फंक्शन आर्गुमेंट की जगह। यही अपना मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रिंटिंग वैल्यू। प्रिंटिंग वैल्यू के अंदर अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो D1 डॉट प्रिंट, ठीक है, D2 डॉट प्रिंट और D3 डॉट प्रिंट। 3 बार अपन ने इसको कॉल कर दिया, लास्ट में रिटर्न 0, इंटीजर टाइप का फंक्शन है अपन, इसलिए ये आपका हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ से समझते हैं अपन सबसे पहले। ये देखो यहाँ पे अपन ने क्या बनाई, एक डेमो वाली क्लास बनाई, प्राइवेट आपका एक एक्सेस पर इंटीजर ए वैल्यू ले ली। सेट फंक्शन में क्या किया अपन ने, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो ए को असाइन हो जाएगी, ये काम होगा अपना। ठीक है, जब भी ये कॉल होगा तब। उसके बाद क्या होगा देखो आगे, जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तब इसके अंदर देखो पैरामीटर क्या लिए अपन ने, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे आपको जो पास करने पड़ेंगे ये भी ऑब्जेक्ट ही पास करने पड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू जो ए की वैल्यू है वो, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू जो ए की वैल्यू है वो, दोनों वैल्यू एड होकर किसको असाइन हो जाएगी, इस ए को असाइन हो जाएगी। और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू आपकी ए है उसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले जब आपका मेन फंक्शन कॉल होगा तब आपके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, D1 D2 और D3, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अपन ने। अब D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट फंक्शन कॉल और वैल्यू पास की अपन ने 10। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये देखो सेट फंक्शन कॉल हुआ और वैल्यू क्या पास कर दी अपन ने 10। तो ये 10 वैल्यू सीधी कहाँ पे गई, इस x को चली गई। तो x के थ्रू यहाँ पे वैल्यू a की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, उसके बाद D2 ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट फंक्शन कॉल और वैल्यू पास की अपन ने 20। तो दोबारा क्या हुआ, 20 वैल्यू गई और a की वैल्यू हो गई 20। फर्स्ट टाइम में 10 थी और सेकंड टाइम क्या हुई 20 हुई। अब थर्ड टाइम में क्या किया अपन ने, D3 फंक्शन के थ्रू सम फंक्शन को कॉल किया, D3 ऑब्जेक्ट के थ्रू सम फंक्शन को कॉल किया, उसमें D1 और D2। तो D1 के थ्रू a की वैल्यू क्या थी आपकी 10, और ऑब्जेक्ट D1 के थ्रू, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू आपकी a की वैल्यू क्या थी 10, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू आपकी जो a की वैल्यू थी वो क्या थी 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो a की वैल्यू तीसरे टाइम के लिए क्या होगी, D3 ऑब्जेक्ट के लिए 30 हो चुकी है। अब प्रिंट करने के लिए D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट किया, तो क्या होगा आपका D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट किया, फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ था a की वैल्यू क्या थी आपकी, a की वैल्यू क्या थी 10। तो क्या होगा आपका
वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या होगा, D2 के थ्रू कॉल होगा तो वैल्यू ऑफ ए इज 20, और थर्ड टाइम जब कॉल होगा D3 के थ्रू तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो D3 के थ्रू क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज 30। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 20 और वैल्यू ऑफ ए इज 30। तीसरे टाइम जब कॉल होगा तभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस तरह से ऐड होकर आपकी हो जाएगी। तो ये अपन ने किस कंसेप्ट की बात की यहाँ पे, मेनली ऑब्जेक्ट जो एज ए फंक्शन आर्गुमेंट अपने को कैसे पास करना है, तो उसकी अपन लोगों ने बात की। तो स्टूडेंट्स ये आज की अपन ने कुछ टॉपिक की बात की थी। क्या बात की थी अपन ने, एक तो डेटा मेंबर के बारे में बात की थी, ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट एज ए एरे एज ए ऑब्जेक्ट अपन ने बात की थी, और अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था फंक्शन के आर्गुमेंट को में आपको एज ए ऑब्जेक्ट कैसे पास करना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।